यानी यहाँ शायर ये कहना चाह रहा है कि असम्बलियों की तहलील के बाद से लेकर अब तक जो हुकूमत इलेक्शन करवाने से मुख्तलिफ हीले बहाने करके भागती रही है, उसके सामने फिर इलेक्शन आन खड़े हुए हैं। सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए तवारीख का ऐलान कर दिया। जब जनरल इलेक्शन होगा तो जनरल इलेक्शन की तो हवा ही कुछ और होती है। ये ऐसे उड़ेंगे जैसे तिनके, इनको एक वोट भी नहीं पड़ने वाला। तो जो मर्जी तशरीह कर ले, जो ये मर्जी उसमें से इंटरप्रिटेशन निकाले, नागजीर है। इलेक्शन जनरल इलेक्शन तो होना चाहिए। इसके ऊपर मेरा कमेंट ये आखिरी कि अब इनको सोचना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को कि आपने बहुत कर लिया, हुकूमत आपसे नहीं चलाई जा रही। कानून साजी आज कर लेते हैं तो मैं एक जमानत देने के लिए तैयार हूँ कि अगले 1-1.5 साल में हमारी महंगाई जो है 6% पर आ जाएगी, हमारा ग्रोथ रेट 5-6% पर आ जाएगा, हम IMF के पास जाने से बेनियाज हो जाएंगे, हमारे यहाँ गुर्बत में कमी होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वाह डार साहब, क्या कहने हैं आपके। डार साहब को बताएं कि डॉलर 285 से भी तजावुज कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। मुल्क में सियासी अफरा तफरी उरूज पर है। इलेक्शन से भागने वाली हुकूमत के सामने फिर इलेक्शन आ खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के बाद एक गजल मेरे जहन में आई तो मैंने सोचा कि कुछ लाइंस आपसे शेयर कर दूं। गजल के एक शेर कुछ यूं है कि ले आई फिर कहां पर किस्मत हमें कहां से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। यानी यहाँ शायर ये कहना चाह रहा है कि असम्बलियों की तहलील के बाद से लेकर अब तक जो हुकूमत इलेक्शन करवाने से मुख्तलिफ हीले बहाने करके भागती रही है, उसके सामने फिर इलेक्शन आन खड़े हुए हैं। सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए तवारीख का ऐलान कर दिया। अब देखना यह है कि मुसलसल इलेक्शन से भागने वाली हुक्मरान जमात किस तरह से इलेक्शन में मुकाबला करती है, इसी सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले वीकली राउंड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीखी जजमेंट। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इंतखाबात करवाने का हुक्म। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख दे दी। पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख गवर्नर केपी देंगे। डारनॉमिक्स पाकिस्तान के लिए डार्क इकनॉमिक्स साबित। रुपए की कदर में तारीखी इजाफा। महंगाई का एक और जिन तैयार। इस वक्त होने क्या जा रहा है? क्या IMF के प्रोग्राम से पहले मुल्क दिवालियापन की जानिब बढ़ेगा? इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा जरताज गुल वजीर साहिबा ने। थैंक यू वेरी मच जरताज साहिबा फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़े दो टोक फैसला आ चुका है, इलेक्शंस 90 दिन में करवाने हैं, लेकिन हुकूमत इस फैसले की भी अपनी मर्जी की एक तशरीह कर रही है। यानी वो तशरीह और इसका वो एंगल जो उन्हें सूट कर रहा है, जिसकी आइन और कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक अपनी मर्जी की तशरीह करने पर हुकूमत बज़िद नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगी आप? थैंक यू शाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सदर मुमलिकत ने भी कह दिया है और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम भी यही कह रही है कि पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो बंद दरवाजों के पीछे नहीं होंगे। बुरका पहन के कोई वजीर आजम नहीं बनेगा, कार की डिग्गी में छुप के जो जाएगा वो वजीर आजम नहीं बनेगा, बूट पॉलिश करके और जमीर फरोशी करके कोई वजीर आजम नहीं बनेगा। बनेगा तो वोट की पर्ची के जरिए बनेगा। वहां पे अगर ये 14 चोरों की जमातें अपनी मर्जी की तशरीह कर रही है तो देखिए शाह, फिर दुनिया और 22 करोड़ आवाम ये देख रही है। इसका मतलब है कि इनकी गुड्डे के अंदर है कि ये जमहूरियत पसंद नहीं है। इनकी सरिश्त में ये शामिल है कि ये पार्टियों को भी और मुल्कों को भी एज माफिया चलाते हैं, बदमाशी करते हैं, ये अपने केसेस खत्म करते हैं। NRO 2 ये लेना चाहते हैं, बल्कि NRO 3 अब ये भागना चाहेंगे। ये चाहेंगे क्योंकि अवाम में तो नहीं जा सकते। जो पार्टी अवाम में होती है, जो अवाम की ताकत से आती है, वो अपने अवाम में जाने से नहीं डरती है। तो इसका मतलब है कि अब अवाम ये देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि इलेक्शन से कौन भाग रहा है। इलेक्शन से यही जो चोरों की जमात है वो यही भाग रही है। और उसकी वजह भी है कि जो बदतरीन महंगाई इन्होंने पाकिस्तान के सर के ऊपर थोपी है, जो बदमाशियां इन्होंने पाकिस्तान के सर के ऊपर थोपा है,
जो जमीन फरोशी पाकिस्तान के ऊपर सर के ऊपर थोपी है, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हो सकते। जो इसहाक डार ने किया है आपके सामने, कितने सालों से वो बगोड़ा था, वो सेनेटरशिप का ओथ नहीं ले रहा था। जैसे ही इनकी हुकूमत रिजीम चेंज के जरिए इनको दिलवाई गई, रेड कारपेट करके सीधा आया और कहा कि जी ये तो जी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा बेहतरीन कर दिया। क्या हाथ कर दिया पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो उसने डबो दिया। और जो इनका एक वजीर आजम है क्लाउन, जो मुल्क में, जिसको मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानियों को शर्म आती है किस तरह के शख्स को इन्होंने, और तजर्बा करने वाले भी अब शर्मा रहे होंगे कि हमने किस तरह के शख्स को वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बिठा दिया, जो कि मस्खरा है, जो कहता है मैं शक्ल से तो भिखारी हूँ इसलिए मैं मांगने आया हूँ। आप यकीन करें कि ये आवाम से ऐसे ही भागेंगे। ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। ये जिया की पैदावार से लेकर मौजूदा रिजीम 2 की पैदावार है, ये आवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वोट तो बहुत दूर की बात। साहब अभी मेरे सामने NA 193 जो कि जामपुर का इलेक्शन हुआ है, इन्होंने बाकायदा पुलिस गर्दी की, इनके साथ इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ था। इन्होंने जो हमारा कारकुन जिनको वोट नहीं दे रहा था उसका घर जलाया। इन्होंने पूरे जामपुर के ऊपर FIR दर्ज करवाई। इन्होंने खड़ी फसलों के ऊपर जो वो ट्रैक्टर चलवाए। इन्होंने पूरे जामपुर को जो है वो एक अपनी स्टेट मशीनरी के जरिए जो ये कमाल बनाया हुआ था। इसके बावजूद भी जामपुर के लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। इनको बदतरीन शिकस्त हुई। यही इनको 14 जमातों को, जो कि चोरों की जमातें, इनको नजर आ रहा है कि इनका अंजाम। ये तो अभी शहाब एक बाई इलेक्शन था जामपुर का। जब जनरल इलेक्शन होगा तो जनरल इलेक्शन की तो हवाई कुछ और होती है। ये ऐसे उड़ेंगे जैसे तिनके। इनको एक वोट भी नहीं पड़ने वाला। जो मर्जी तशरीह कर ले, जो ये मर्जी उसमें से इंटरप्रिटेशन निकाले, नागजीर है। इलेक्शन जनरल इलेक्शन तो होना चाहिए। इसके ऊपर मेरा कमेंट ये आखिरी कि अब इनको सोचना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को कि आपने बहुत कर लिया, हुकूमत आपसे नहीं चलाई जा रही। पाकिस्तान के अवाम आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को आप जान चुके हैं कि आप नालायक तरीन वजीर आजम है हिस्ट्री के। अब आप कुर्सी से उतर जाएं। इज्जत इसी में है कि आप फेडरल गवर्नमेंट को तोड़ें और सूबाई का और नेशनल असेंबली दोनों का इकट्ठे इलेक्शन करवाएं। अवाम को फैसला करने दे। अवाम जिसको वोट दे उसी के जरिए वो वजीर आजम बनेगा। जी, अवाम का जो वोट है और अवाम की जो चॉइस है उसी को तो रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा। और एक जानिब एक सियासी जमात है जो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनती है, जमहूरी बनती है, और दूसरी जानिब आप देखें कि ये जो साल है 2023, हम पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का आइन, उसकी गोल्डन जुबली 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं। लेकिन इस आइन के साथ खिलवाड़ करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके आगे एक बंद बांध दिया। लेकिन अब यहाँ पर अभी भी अंदर खाते, जिस तरह से खान साहब ने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये बात बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए थी कि कोई अबहाम नहीं रहता, लेकिन अभी भी एक हवा बनी हुई है कि इलेक्शन ना हो। इवन अब मुआशी एमरजेंसी जो है उसकी हवा बना के गालिबन ये कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि शब्बर जैदी साहब ने 2-3 हफ्ते पहले कहा और अहमद अजहर साहब ने भी अब कहा कि ताकतवरों को भी ये गवर्नमेंट ब्लैकमेल कर रही है कि अगर आपने इंतखाबात करा दिए ना तो IMF की डील नहीं होनी, मईशत का ये बेड़ा गर्क हो जाएगा, जैसे ऑलरेडी नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह का कोई एडवेंचर किया जाता है मुल्क के साथ, उसके क्या असरात होंगे? देखिए, पाकिस्तान की असास के ऊपर तो ऑलरेडी शाब हमला हो चुका है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को जो कंट्रोल रूम था उसको किसकी सैर करवाई गई? सारी दुनिया को पता है। अभी स्टेट की तरफ से कोई आंसर नहीं आया। किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस आई है, पाकिस्तान में किस तरीके से माशी दहशतगर्दी हो रही है, आर्टिक की लाइन में बापर्दा खवातीन जलील हो रही है और एक दूसरे से लोग दस्त तो गरेबां हैं, बल्कि आर्टिक की लोग लाइन में जाकर शहादती हुई है। ये न्यूक्लियर स्टेट का इन्होंने हाल कर दिया है। तो देखें, अभी इनको समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान इनकी रजिस्ट्री नहीं है, ये इनका कोई पटवार खाना नहीं है PDM का, PMLN का, कि ये जहेज में ससुराल से लिखवा के आए हैं या अमेरिका से लिखवा के आए हुए हैं। पाकिस्तान की कौम इनके गुलाम नहीं है। हाँ, इनकी अपनी पार्टियों में जरूर गद्दी नशीनी है, इनकी पार्टी जरूर पर्चियों के जरिए इनके गद्दी नशीन बनते हैं, इनकी पार्टियों में जरूर नाजेबा वीडियो वाली बाजी को जो है वो सरबराह बना दिया जाता है। बाकी 22 करोड़ अवाम इनको नहीं मानती है। तो ये इस जोम से, इस ताकत से निकल आए कि 22 करोड़ अवाम का ये आवाज दबा सकते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस को ये रोक सकते हैं और अपनी कुर्सी को तूल दे सकते हैं। नहीं तूल दे सकते। इनका श्रीलंका से भी बुरा हाल होने वाला है। अगर कानून को कोई हाथ में नहीं ले रहा, अगर कोई इनके घरों के ऊपर हमले नहीं कर रहा, अगर कोई इनको जूते नहीं मारा, जो कि अवाम चाहती है
उसकी सिर्फ एक वजह है कि इमरान खान जो कि कानून की भी पासदारी करते हैं, आईन की भी पासदारी करते हैं, गोलियां खाने के बावजूद भी पाकिस्तान का मुकदमा पाकिस्तान में बैठ के लड़ रहे हैं। ये बगोड़े शगोड़े जो लंदन में बैठे हुए हैं, इनको कौन पूछते भी नहीं है। लिहाजा वो जो बंद है, जो दीवार है पाकिस्तान के जज्बात की, वो तो इमरान खान ने बांधी हुई, क्योंकि खान साहब ने ये हुक्म दिया हुआ है कि हम कानून की पासदारी करेंगे, हम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, हमारे लिए पाकिस्तान सबसे अहम है। वरना जो लोगों के हालात हो चुके हैं, लोग इनके गिरबानों तक जाएंगे। तो ये इस जोन से निकल आए कि ये इलेक्शन रोक सकते हैं, ये अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करेंगे, अवाम की राय दही का एहतराम नहीं करेंगे, जमहूर का एहतराम नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात ये, अगर नहीं इन्होंने सियासत करनी, अगर नहीं इन्होंने इलेक्शन करना, अवाम का पैमाना है कि आपका नुमाइंदा वो है जिसको इलेक्शन के जरिए रिजेक्ट किया जाएगा या उसको वोट दिया जाएगा, या मसनद से उतारा जाएगा या मसनद पे बैठेगा। तो शायद अगर इन्होंने नहीं सियासत करनी, इन्होंने इलेक्शन नहीं जाना, तो करे ना वही अपना पुराना कारोबार। ढक्कन चोरी करते थे ना ये लोग, गटरों के ढक्कन चोरी करते थे। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि जहाना पांडे की औलाद बिलियनियर कैसे बनी है, टीटीएस के जरिए, करप्शन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके। नहीं से काम होता तो कोई कबाड़ खाना खोल ले, कबाड़ की दुकान खोल ले, नहीं से होता तो कोई चूरन बेचना शुरू कर दे। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि सियासत आपके बस की बात नहीं है। बड़े जोम थे इनको कि जी शहबाज शरीफ तो असल में बड़ा जी वो खादिम में आला है और वो बड़ा परफॉर्मर है। पता चला कि वो तो सबसे नालायक के आला है, वो तो सबसे निकम्मा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड इसने कायम किया है। तो नहीं, अगर इनसे सियासत होती तो हम तो यही कहते हैं अवाम को फैसला करने दे, अवाम ही इस मुल्क का बेहतरीन फैसला करेगी। इलेक्शन से हम इनको बहरहाल भागने नहीं देंगे। अवाम ये फैसला कर इलेक्शन से अगर जरताजबिल साहिबा ये भागते भी हैं तो अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में ये वाजे किया है कि वो इनकलाब लाना चाहते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन बाय बैलेट लाना चाहते हैं, इनकलाब बजरिया वोट लाना चाहते हैं। और इनकलाब तो पानी की तरह अपना रास्ता बनाएगा। अगर आप रेवोल्यूशन बाय बैलेट नहीं लाने देंगे तो अवाम जो है अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी फिर वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाएगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की अगर पॉलिटिक्स को इस वक्त देखा जाए, उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो अपने वालिद की जो रिवायात हैं उन्हें कम अज़ कम बड़े बेहतरीन अंदाज में लेके चल रही हैं। चाहे वो ऑडियो वीडियोज़ का मामला हो, जो ज़ख़ीरा जिस पर वो फ़ख्र भी करती हैं, ख़ुद कहती हैं, हम नहीं कह रहे, और अभी जो आला अदलिया पर अटैक्स हो रहे हैं, लीक्स आई ऑडियोज़ की, उनके बाद एक पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी गई, एक मरतबा फिर आला अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया गया, और नून लीग अपनी रिवायात के मुताबिक, दिस इज़ नॉट न्यू बट ऑब्वियसली मरियम नवाज वो रिवायात पूरी कर रही हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही इनके खिलाफ। इमरान खान साहब पर तो एक आपने देखा कि जज को सिर्फ ये कहने पर कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून की कार्रवाई पे तो चलें, वो एक डिबेटेबल मामला, लेकिन उस पर खान साहब को बुलाया भी गया, सब कुछ हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मामले पे खामोशी है। देखिए शाह, ये तो हम बार बार एक ही बात करें ना कि दो नहीं, एक पाकिस्तान होना चाहिए, और एक पाकिस्तान में सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए। सवाल तो ये बनता है कि जब खान साहब जो है, जिनको गोलियां भी लगी, जिनकी जिंदगी को भी खतरा है, सिक्योरिटी एजेंसी भी कह सकती है कि खान साहब वल्नरेबल है, उनके ऊपर अटैक हो सकता है, और अटैक वो पहले भी हो चुका है, वो तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। उनको कोर्ट्स के अंदर फ्रिवलेस किस्म के केसेस के अंदर जो है वो घसीटा जा रहा है, कोई एक केस में उनको पास ऊपर नहीं है। ये तो सिर्फ एक वो है ना, उनकी ज़हनी फतूर है पीडीएम वाला का, जो वो चाहते हैं कि खान साहब को किसी तरीके से दबाया जा सके, खुदा न खास्ता मार दिया जाए, एलिमिनेट किया जाए, जो कि उनकी ख्वाहिश कभी भी अल्लाह ताला पूरी नहीं होने देने वाला, कभी भी आवाम उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देने वाली, क्योंकि सियासत में मुकाबला तो कर नहीं सकते। तो जब सियासत में मुकाबला नहीं करेंगे तो एज माफिया आप बिहेव करेंगे। तो मैं तो पहले कह चुकी हूँ कि ये पॉलिटिकल लीडरान नहीं है, ये जो 14 जमातें हैं ये बेसिकली जो है माफिया है। ये माफिया कहते हैं कि या तो मेरे साथ हो, अगर मेरे साथ नहीं होगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारी जबान काट देंगे, तुम्हारे हाथ काट देंगे अगर तुम सच बोलना शुरू कर दोगे। तो ये बात तो वाज़ेह है कि खान साहब को कोर्ट्स के अंदर घसीटा जा रहा है, जबकि उनकी जिंदगी को खतरा है। जो कि उनको पर अटैक करने वाला मुल्जिम को जो है वो वीडियो कॉल की जो है वो नई टेक्नोलॉजी की ऑफर की जा रही है कि आप वीडियो कॉल के जरिए जो है वो बयान दिया जाए। ये बड़ी मज़ाक़ बात है। खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, उनकी FIR नहीं करती है, लेकिन यहाँ बिलावल की जो है परवीन कहने के ऊपर जो है वो मुकदमा हो जाता है। यहाँ पे जो है वो राना सनाउल्लाह कि सिर्फ एक उसके ऊपर जो है खवातीन को गोलियां मार दी जाती है, उसके इमाम के ऊपर चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। और इलामा इकबाल साहब की बहू, हजरत इलामा इकबाल साहब की बहू को भी जो है वो चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। वहां पे जब खान साहब ने जहाँ पे बात की और जमहूरियत के लिए बात की, और उन्होंने ये कहा कि हब्से बेजा में जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो रहे हैं।
वहां पे मरियम नवाज जो है, जो कि मैं कहती हूँ ये पॉलिटिकल लीडर है, ना इसकी पोर्टफोलियो पे कोई काम है। इसकी 2-3 खूबियां हैं। एक तो ये है कि ये इंतहाई नालायक निकम्मी तरीन औरत है। इसको ये पढ़ी लिखी भी नहीं है, ये अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करती है, जो इसको लिख के दे दिया जाता है। ये अपने वालिद मोहतरम को गीदड़ कह चुकी है। ये तो इसका पोर्टफोलियो है। दूसरा ये कि इसकी ये क्वालिटी है कि ये नाजेबा वीडियो बनाती है। इसके पास पूरा एक हाउस है जिसकी ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मानती है कि जी मेरे पास लोगों की नाजेबा वीडियो और मैं लोगों को ब्लैकमेल करती हूँ। तीसरा जो है अकड़ी सांसों से ऊंची आवाज में बोलती है, पटवारियों को इस पे बिरयानी की प्लेटों पे जमा कर लेती है और ये समझती है कि मैं कोई बहुत बड़ी जो है वो लीडर बन गई हो। भाई ये लंडे की हीरोइन है, ये सियासतदान नहीं है। न इसका विजन है, न इसमें अक्ल है, न इसकी पर्सनैलिटी है, न इसकी एजुकेशन है, न इसको पाकिस्तान से मोहब्बत है। जबरदस्ती 1-1 घंटे के वीडियो प्लांटेड करवा लेने से ना, या इंटरव्यू करवा लेने से कोई लीडर नहीं बन जाता। और वहां पे भी पता चला कि मरियम बाजी फ्राइंग पैन वाली बाजी है। वो फ्राइंग पैन के जरिए कपड़े से करती है अपना स्त्री के ऊपर उल्टे, वो जो है वो कोई पराठे और आमलेट बना सकती है वो, और मच्छर मार के पता नहीं वो अपने मुंह पे मेकअप मल सकती है। अजीब किस्म का उन्होंने अपना मजाक करवाया है। तो इसके लिए 2 कानून है। सरापा एहतजाज है, लोग सवाल करना चाहते हैं कि एक फितना झूठी औरत जो लोगों की नाजेबा वीडियो जो है वो करती है, जब वो 2 सिटिंग जजेस की वीडियो और तस्वीरें जाके अपने जलसे में दिखाती है, तो वहां उसके ऊपर क्यों नहीं कंटेम्प्ट होता, वहां उससे क्यों नहीं सवाल होता, वहां क्यों इसको छूट दी हुई है, जबकि ये बहुत सारे मुकदमों में ये वांटेड है। इसने बहुत सारे झूठ बोले, इसने बहुत सारे फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, जाली वीडियो की ये माहिर खातून है। इसके बारे में सरापा एहतजाज है लोग। और वालिद भी मोहतरम जो है, इसका वो जो एक स्टैंप के ऊपर बाहर गया हुआ है, कोई मेरे ख्याल में 40-30 रुपए का था, पता नहीं कितने रुपए का, जो उसका वो था जिसने उसको टेस्ट करके दिया था, गारंटी दी थी, उसको वज़ीर आज़म नालायक शख्स को बना देगा। और खैर से हर शख्स का इलाज हो गया, 4 साल से शख्स का इलाज ना, ये बगोड़ा अभी तक लंदन जाके बैठा हुआ है। तो हम तो खुद ये पूछना चाहते हैं कि ये क्या आसमान से उतरी हुई है नालायक औरत। सबसे बड़ी बात यह कि इसको रेंजर्स की सिक्योरिटी दी जा रही है, इसको पुलिस की सिक्योरिटी दी जा रही है, इसको एजेंसीज की सिक्योरिटी दी जा रही है, जबकि ये गालियां पाकिस्तान को देती है, ये गालियां जजेस को देती है, ये गालियां जो है पाकिस्तान फौज को देती है। क्यों इससे लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं? हम तो खुद ये सवाल करना चाहते हैं। अजीब सा दोहरा म्यार भी। वैसे एक चीज़ तो नवाज शरीफ साहब को कि उन्हें दाद देनी चाहिए मरीम साहिबा की सियासत देख के, कि जहाँ पे उन्होंने 30-40 साल जो हुक्मरानी की उसमें पाकिस्तान की कौम को तालीम से दूर रखा, अपनी बेटी को भी तालीम से काफ़ी दूर ही रखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि प्रोटोकॉल ले लेती हैं लेकिन कहती हैं मेरी हुकूमत नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो कहती हैं कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान की वजह से हो रहा है। 5 रुपये नीचे जाता है पेट्रोल तो डार साहब को शाबाशें भी ट्विटर पर मिल जाती हैं। ये दोहरा म्यार क्या है? अवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। देखिए शाह, मैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ और थी जिस टाइम पे खान साहब के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पावरफुल अनासर के एजेंडे पे हुआ था और रजीम चेंज की खातिर जब रजीम चेंज हुआ था और इन लोगों को हमारे सर के ऊपर, पाकिस्तान के सर के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा था, अभी तक इसको वोट नहीं मिला था शहबाज शरीफ को। और ये मोहतरमा नानी जान जो है ये प्राइम मिनिस्टर की गैलरी में पार्लियामेंट में बैठ गई थी। ये इतने उतावले हैं। बिल्कुल जरताज गुल साहिबा, आपका पॉइंट आ गया, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। जरताज गुल साहिबा मौजूद थी। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की और डार्नॉमिक्स जो पाकिस्तान के लिए डार्क इकनॉमिक्स बनी है उस पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्की मईशत के हालात आपके सामने हैं। तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी के जो असरात निकले हैं वो इस वक्त डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और महंगाई का जिन जो बेकाबू हो चुका है उसकी सूरत में पूरी कौम बड़े अच्छे तरीके से विटनेस कर चुकी है। इस वक्त मुल्की मईशत के क्या हालात हैं, क्या आगे चल के कुछ बेहतरी की उम्मीद है और होने क्या जा रहा है। IMF का प्रोग्राम, क्या पाकिस्तान उसके बावजूद जो एक दिवालियापन की पाकिस्तान के सर पर तलवार लटक रही है, क्या वो उससे चली जाएगी या उसके बावजूद IMF प्रोग्राम के पाकिस्तान को इसका खतरा रहेगा। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, माहिर मुआशियात। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि
रुपया बेकाबू हो चुका है और इससे आप कहां पर रुकता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि यूं लग रहा है कि डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में अनस्टॉपेबल है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को जिस बुरी तरह से तबाह बर्बाद किया गया है, उसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं है। ख़ासतौर से आपने बिल्कुल सही कहा कि महंगाई जो है वो जो मार्च में 13.8% थी, अब ये 31.5% पर आ गई है और आने वाले महीनों में खदशा यही है कि ये बढ़ेगी। रिजर्व हमारे बिल्कुल गिर चुके हैं और मईशत की शरह नमू जो है वो मेरे ख्याल से 1% से भी कम रहेगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा गिर रहा है, रेमिटेंसेस हमारी गिर रही हैं, बरामदात हमारी गिर रही हैं। तो इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि जो आपने नुक्ता पहले उठाया था उसका मैं बता दूं कि अगले चंद रोज में IMF से मामला यकीनन तय हो जाएंगे और उसके बाद आपको किस्त भी मिल जाएगी, हमें दोस्त ममालिक से पैसा भी मिल जाएगा। चाइना ने अभी 1.3 अरब डॉलर का कमिटमेंट कर लिया है, कुछ $500 मिलियन शायद मिल भी गए हैं, और सऊदी अरब से भी मिल जाएगा, UAE से भी मिल जाएगा, आलमी बैंक से भी मिल जाएगा। लेकिन मईशत इतनी तबाह बर्बाद है कि इन तमाम कर्जे मिलने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि जो बहरान की कैफियत है वो बहरान की कैफियत आर्जी तौर पर खत्म हो जाएगी, लेकिन मईशत की जो मुश्किलात हैं मईशत के वो बरकरार रहेंगी, बल्कि कुछ बढ़ेंगी। जैसे मैंने महंगाई का कहा, गुर्बत भी जो है वो बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ेगी, जिससे बरामदात मुतासिर होंगी। तो ये सब मिलने के बावजूद अगर हम ये कहते हैं कि हमारा सिर्फ बहरान टलेगा, बहरान की कैफियत टलेगी, ये नारे शायद दम तोड़ जाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करने वाला है, वो फिलहाल नहीं कहा जाएगा, ये गुजर जाएगा माली साल। लेकिन मसला ये है ही नहीं, इसलिए कि 30 जून के बाद जब ये प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद एक और पाकिस्तान में मसाइल आने वाले हैं, फिर रिजर्व गिरने शुरू हो जाएंगे, फिर हम IMF के पास जाएंगे। तो ये वो तबाहकुन सूरत हाल है जो हमें कौम को देखना है कि अब करना क्या है। ये आपका मेरे हिसाब से बड़ा अहम बात ये है कि तबाही बर्बादी हो गई, इल्ज़ाम तराशी कर लें, जो भी आप कर लें, स्टेट बैंक को कह दें, इस हुकूमत को कह दें, पिछली हुकूमत को कह दें, स्मगलिंग को कह दें, हुंडी हवाले को कह दें, आप जो चाहे कह दें, गलत बजट को कह दें, जो 10 जून को जो बजट बनाया गया था, ये IMF के साथ तयशुदा मामला से इनहराफ किया था। आप कैसे कर सकते हैं उनके साथ इनहराफ? इस हुकूमत के दौर में बार बार जो मामला तय किए उनसे इनहराफ किया या उन पर अमल दरामद नहीं किया और IMF को मौका दे दिया। लेकिन जो चीज़ कौम को समझनी है, आप इजाज़त दें तो मैं ज़रूर बता दूं कि ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत, ये पिछली हुकूमतें जो ये कहती है कि जी IMF की शराइत है, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, शवाहिद मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं कि जो मिनी बजट आया, जो बिजली के नर्ख बढ़ाए, गैस के नर्ख बढ़ाए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, डिस्काउंट रेट अभी बढ़ाया, ये IMF की शराइत नहीं है। मैं अभी साबित कर दूंगा। दूसरी बात जो आम है, रुपए की कदर गिरी नहीं है, ये तो गिर गई थी ऑलरेडी जो है मुतवाज़ी मार्केट में। अब तो आपने एडजस्ट किया है, ये सेकंड टाइम एडजस्ट किया है। ये मैं आपको सेकंड टाइम क्यों कह रहा हूँ, जब 31 जनवरी को IMF का मिशन आने वाला था तो 25 जनवरी से 31 तक 6 दिन में 39 रुपए गिरा था, क्योंकि वो कहते हैं भैया आपने क्या किया, मुतवाज़ी मार्केट तो कुछ और है। अब फिर वही हुआ, अब मामला तय होने वाले हैं तो 3 दिन में 18 रुपए गिर गए। तो ये गिरे नहीं है, ये एडजस्ट किया गया है। तो IMF की शराइत नहीं है और एडजस्ट किया गया है, तो ये हमारा मसला है। लेकिन अब जो चीज़ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे दें, तो वो ये है कि रिवायती तरीक़ों से अब मईशत ठीक होने वाली नहीं है, कर्जे लेने से ठीक होने वाली नहीं है। अब हमें जो है ना किसी से कुर्बानी मांगने की ज़रूरत है। बड़ा मुल्क है, कोई कुर्बानी ना दे, मुझे नहीं चाहिए किसी से कुर्बानी, ना कोई गैर मामूली इक़दामात की ज़रूरत है। जो तीनों बड़ी पार्टियाँ हमारी हैं, उनके टैक्स और तवानाई के जो मुत्तफ़िक़ा नुकात हैं उसके पर कानून साजी कर ली जाए। तीनों ये बात मानते हैं, वही आएंगे। आप कानून साजी कर लें कि उस इलेक्शंस के बाद जो भी आए वो अपने इस नुकात पर, जो मैं टैक्सों के 5 नुकात हैं टैक्स और तवानाई के, उससे अगर आप कानून साजी आज कर लेते हैं तो मैं एक ज़मानत देने के लिए तैयार हूँ कि अगले 1-1.5 साल में हमारी महंगाई जो है 6% पर आ जाएगी, हमारा ग्रोथ रेट 5-6% पर आ जाएगा, हम IMF के पास जाने से बेनियाज हो जाएंगे, हमारे यहाँ गुर्बत में कमी होगी। क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, यहाँ वसाइल का गलत इस्तेमाल किया गया, ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया, इस नहज पर पहुँचा दिया। तो अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि या तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो नोटिस लिया था 184(3), ये मुफाद अम्मा का था,
उसी में वो एक और नोटिस लेके ये कह दें कि 3 पार्टियों के जो मुत्तफ़क़ा नुकात हैं, इसके सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इसकी रोशनी में जो है नंबर 1 वफाक और सूबे 10 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। GST जो इस वक्त जो 18% है, ये जो वापस आ जाएगा 7.5% पर। पेट्रोलियम लेवी जो 50 है वो 0 हो जाएगा और हमारी टैक्सों की आमदनी बढ़ेगी और तालीम और सेहत में हम जो है 7.5% मुख्तस कर सकेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) मनसूख हो जाएगा तो पाकिस्तान की तेज रफ्तार तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तो ये कानून साजी की ज़रूरत है, चाहे कौमी सलामती कमेटी करें और तमाम पार्टियों को दावत दी जाए, वो तशरीफ लाएं और उन 3 पार्टियों से खास तौर पर दरख्वास्त की जाए जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनके मुश्तरका नुकात हैं कि भाई ये आपने तो खुद कहा है, अब इस पर हलफनामा करके कानून साजी कर लें और इलेक्शन करें, वक्त पे करें, उसको पोस्टपोन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंतखाबी फॉर्म में क्लॉज डाल दें कि मेरी पार्टी ने जिसकी टिकट पर मैं इंतखाब लड़ रहा हूँ उसने ये मंशूर था, ये हलफनामा दिया है, ये कानून हुआ है, अगर हमने इस पर अमल नहीं किया तो मेरी मेंबरशिप भी गई और मेरी जो है मैंडेट भी गई। तो फिर आप देखें पाकिस्तान को किस तेज़ी से तरक्की करता है, क्योंकि इसको हमने गलत तरीके से जो है मुल्क को चलाया है। लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर मनी, अशराफिया के साथ गठजोड़, बैरूनी अशराफिया के साथ गठजोड़, ये एक गठजोड़ है। आखिरी कंक्लूडिंग बात मैं आपको बताऊं और वाज़ेह हो जाए कि मैं क्यों दावा कर रहा हूँ IMF की शर्त नहीं है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जी हमने तो पाकिस्तान से ये कहा है कि हमें आपके गरीब आदमी की फिक्र है, तो आप ऐसा करें जो मालदार लोग हैं जो टैक्स दे सकते हैं उनसे टैक्स ले लें, मालदार लोगों से जो टैक्स दे सकते हैं, और गरीबों को मज़र आना दें। इन्होंने क्या किया? मालदार लोगों से टैक्स लेने के बजाय अशिया पे लगा दिया GST। GST क्या होता है? फुटपाथ पे जो बेचारा पड़ा है, जो गरीब है, वो भी 18% दे और दौलतमंद जो है वो मजे लूटते रहें। तो IMF तो ये कहते हैं हमने तो ये कहा था कि आप दौलतमंद लोगों से टैक्स लें, इन्होंने अशिया पे लगाने का एग्री कर लिया। तो IMF ने तो नहीं कहा, तो उनकी शर्त तो नहीं, तो आपकी है। और मेरे पास बयानात मौजूद हैं वज़ीर ख़जाना के और दूसरे लोगों के, जिसमें उन्होंने ये तस्लीम किया है कि बिजली के नर्ख जो बढ़ाए गए, गैस के नर्ख जो बढ़ाए गए, रुपए की कदर जो गिराई गई, इस पेट्रोल के नर्ख जो किए गए, इसमें IMF की शराइत नहीं है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे मुल्क के साथ जो कुछ होता है अब ठीक कर लें। मैं देखता हूँ इस मुल्क की तेज़ रफ्तार तरक्की को कौन रोकता है? क्यों कि भारत में डिस्काउंट रेट जो है वो शायद 6.5% है, मेरे मुल्क में 20% है, चीन में 3.5% है, थाईलैंड में 1.5% है। भारत में महंगाई जो है 7 है, बांग्लादेश में 9 है, हमारा 31.5 है। तो हमारे लोग कमज़ोर हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है, क्या है? ये सिर्फ गलत पॉलिसियां हैं। अशराफिया की मईशत है, एक गठजोड़ है बैरूनी अशराफिया, मुल्की अशराफिया का, उसको तोड़ें और कानून साजी कर लें तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और अगर ये नहीं करते, खुदा न खास्ता, तो फिर वही होता रहेगा, IMF के पास जाएंगे, कभी असासे बेचेंगे, कभी घुटनों के बल जाएंगे, कभी आवाम को कुचलते जाएंगे, कर्जे बढ़ते जाएंगे और पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की डॉक्टर साहब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी आपने इम्पोर्टेंट कही है कि इस वक्त जाहिर बात है डेस्परेट टाइम्स हैं और डेस्परेट बायर्स की ज़रूरत भी है, और सबको एक मीसाक जो है, इसे मीसाक मईशत कह लिया जाए या वो कॉमन फैक्टर्स जो सबके एक हैं कि वो एक डायरेक्शनलेस इकॉनमी ना हो हमारी, या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी में हर बंदा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद ना बनाता रहे, उस चीज़ से हमारे मुल्क को बचना होगा। और जिस तरह से आपने इसमें सजेशन दिया कि ऑब्वियसली मुल्क दिवालियापन की तरफ जा सकता है, हालात ख़राब हैं, तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इसमें नोटिस लेके इसके तमाम तर फरीकैन जो है उन्हें एक साथ बैठने का कह सकता है। यहाँ पे एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक चीज़ आपको भी सबके सामने हमारे कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ बड़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ हमारी नहीं, पूरी दुनिया में यही होता है कि अगर आप पॉलिटिकली स्टेबल हैं फिर आप अपने घर के मामलात को ठीक कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है? और इसमें अब अगर इलेक्शंस की बात की जाए, क्या इलेक्शंस इस बेस पे डिले हो सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है? देखिए, पहले मैं एक जुमला आपसे कह दूं, आपने बड़ी खूबसूरती से बात को समराइज किया है, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि मीसाक मईशत हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कानूनी हैसियत हो। मीसाक से तो पलट भी कोई सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि कानून साजी हो जाए। स्टेट हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है 184(3) के तहत जो है मुफाद आम्मा, सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेके ये कह सकता है कि बनाब जो आप इलेक्शन लड़ते हैं तो मैनिफेस्टो पे लड़ते हैं, तो आप उस पर जब जीत के आए
तो आपने जो वायदे किए हैं उनमें से 3-4 जो हैं वो हम लिस्ट आउट कर देते हैं, जो मैंने बताए। इस पर अमल करने के आप पाबंद होंगे। ये कानून है, मेरा एम्फेसिस कानून साजी पर है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे या कौमी सलामती कमेटी में तमाम पार्टियों को, तहरीक इंसाफ को जरूर बुलाएं और उनका मंशूर भी है मुझसे ये कि तो पहले मैं चाहता हूँ कानून साजी नंबर 1। इसके बारे मीसाक के मईशत जो है वो कोई चीज नहीं होती, कानूनी है तो फिर वो जो मर्जी करे उसके साथ वो उससे बाहर ना निकल सके, ये बिल्कुल। लेकिन आप जरा आप प्लीज मैं सवाल आपका थोड़ा जहन से निकल गया, आप फरमाएंगे दोबारा से? जी, सवाल आपके हमारे जो मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके हवाले से, और इलेक्शंस को क्या डिले किया जा सकता है कि भाई पैसे ही नहीं है हमारे पास? देखिए, ये तमाशा जो है ना नहीं होना चाहिए। कोई गया गुजरा मुल्क नहीं है। ये बात करना ही गलत है कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्या दुनिया को आप मैसेज दे रहे हैं? तो फिर दुनिया ये कहेगी जब आपके पास इतने से इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है तो मैं आपको मुल्क को कर्जा क्यों दूं, मैं आपके मुल्क में सरमायाकारी क्यों करूं? खुदा के गजब से डरें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, सबकी ये जिम्मेदारी है कि नेक नियति के साथ उस पर अमल करें, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करके मुल्क को डिस्टेबलाइज ना करें। जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो बैरूनी सरमायाकार परेशान हो जाते हैं कि जी क्रेडिट रेटिंग इस मुल्क की गिरी हुई है, रिजर्व इस मुल्क के गिर रहे हैं, सोने पर सुहागा ये हो गया कि जी वजीर दफा ये कहता है कि मैं दिवालिया मुल्क में रह रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि बोलने से पहले भी जरा सोच लिया करें। जब वजीर दफा ये कहते हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं तो उनको ये बात नहीं पता कि इसाक डार और शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, वो कहते हैं हम कर चुके हैं। तो उन्होंने तो अपनी हुकूमत पर अटैक कर दिया। लेकिन मैं उनको ये समझाना चाहता हूं कि जब ज़लज़ला किसी मुल्क में आता है तो ये कहा जाता है कि कितना नुकसान हुआ। ये कौम को नहीं बताया जाता कि पिछले हफ्ते ज़लज़ला आ गया था। जो जौहरी ताकत जब डिफॉल्ट करती है तो कोई तमाशा खेल नहीं होता। तो ये कहना कि हम कर चुके हैं और हम, ये बिल्कुल गलत बात है, गैर जिम्मेदारी है। आप सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करें और मैंने जैसे कहा कानून साजी कर लें, कानून साजी कर लें, फौरी कर। इलेक्शन से डिले करना या पैसे नहीं लेना, ऐसे इस मुल्क को, दुनिया को ये मैसेज ना दें। इतने गए गुजरपुर नहीं है ये। दुनिया के आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। अभी आप देखिए कि अभी चीन ने आपको $700 मिलियन दिए थे। अब $1.3 अरब कमिट क्यों किया उसने? कि हमारे साथ जो है IMF का रवैया दुश्मनों वाला है और वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो चीन ने कहा जी मैं आपको डिफॉल्ट नहीं करने दूंगा, आप $2 अरब का ये मिलना कोई मामूली बात नहीं है। और तो हम अपने आप को खुद गिरा रहे हैं। मेरा कहना ये था, मैं बार बार कहूंगा कि वक्त पे इलेक्शन करें, लेकिन फौरी तौर पर स्टेट बैंक के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है 184(3), वो अस्यो मोटो, उसमें वो ये कहें कि भाई मैंडेट तो आप उसके ऊपर लेते हैं ना, मंशूर के ऊपर, इन 3-5 चीजों पर अमल कर लें। 111(4) को आप मंसूख कर दें, तालीम और सेहत का बजट 7.5 कर दें, 10 लाख रुपए से ज्यादा जिसकी आमदनी है उससे टैक्स ले लें, GST 18 नहीं होगा, वो जो है 7.5 पर आ जाएगा, पेट्रोलियम लेवी खत्म हो जाएगा। तवानाई के शोबे में जो कुछ इस्लाहात चाहिए हैं वो तो अभी वजीर खजाना ने कह दिया है, जरा सुन तो लें। वो ये कहते हैं कि जी बिजली के नर्ख हमने इसलिए बढ़ाए कि हमारी लागत ज्यादा है, बिजली की चोरी हो रही है, लाइन लॉसेस हमारे ज्यादा है, इनएफिशिएंसी है, करप्शन है। तो भाई हम क्या करें? फिर तो आप ठीक करें, उसका बोझ अवाम पे कैसे डाल सकते हैं? तो मैं तो बिल्कुल वाज़े तौर पर एक रोड मैप दे रहा हूँ। जौहरी ताकत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क, जहाँ चीन जो है बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका को मेरे मुल्क की ज़रूरत है, वो भी हमें नहीं चाहते कि इस वक्त नहीं चाहें। वो कभी अगर बहुत शौक होगा, खतरात हो सकते हैं डिफॉल्ट के, लेकिन 2023 में नहीं है, ये मोहलत है। तो और अपने आप को बुरा या गिराए ना, बड़ी क़ुव्वत है। अगर आज हम परेशान हैं तो मेरी अपनी गलतियों की वजह से, हमारी हुकूमतों की गलती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब जो आपने रेज किया है कि हमें अपनी कुव्वत को भी पहचानना होगा और हमें अपनी अहमियत का भी अंदाजा लगाना होगा। और अब वक्त आ चुका है कि कुछ सीरियसनेस का मुजाहिरा किया जाए और चीज़ों को ठीक अंदाज में आगे लेकर बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ है पोस्टमार्टम। नाज़रीन, पीटीएम सरकार ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया ही है। नौबत अब यहां तक आ पहुंची है कि मुल्क में जारी तारीखी महंगाई, GDP ग्रोथ रेट में कमी और मालियाती खसारे के इल्जामात भी PTI और इमरान खान पर यह मौजूदा हुकूमत लगाने लगी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपनी हुकूमत की नाअहली छुपाते हुए तमाम तर इल्जामात इमरान खान पर आयद कर दिए हैं। मरियम औरंगज़ेब ये तक भूल गईं कि उनके 10 माह की हुकूमत में महंगाई की शरह 12.2% से 25.4% पर पहुंच चुकी है। मरियम साहिबा भूल गईं कि मुल्क में मालियाती खसारा बढ़कर
809 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जो कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में सिर्फ 450 अरब रुपए का था। मरियम औरंगजेब साहिबा समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के हकाइक पसे पुश डालते हुए नून लीग के गुण गाने लगी और भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से अवाम का ध्यान इस सब से हटाया जा सके, लेकिन शायद वो भूल गई कि अवाम अब बाशऊर हो चुकी है। मजीद ये कि मरियम औरंगजेब ने ट्वीट करते हुए कहा कि अवाम असल मुजरिमों को पहचानते हैं, साथ ही जीडीपी ग्रोथ, महंगाई की शरह और मालियाती खसारे को इमरान खान और नवाज शरीफ में कंपेयर करने की कोशिश की। लेकिन मरियम औरंगजेब ये भूल गई कि पिछले 10 माह से मुल्क में किसकी हुकूमत है और महंगाई की शरह कहां तक जा पहुंची है, मालियाती खसारा किस हद तक बढ़ चुका है और जीडीपी ग्रोथ किस हद तक रुक चुकी है। सवाल यहां बनता है कि जब सब कुछ इमरान खान इतना खराब करके गया था तो क्या जरूरत थी जबरदस्ती खुद को अवाम पर मुसल्लत करने की? किस सियाने ने मशवरा दिया था आपको हुकूमत में आने का, वो भी इन हालात में? आज मुल्क में पेट्रोल 267 रुपए का है, जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 149 रुपए का था। मुल्क में महंगाई की शरह सिर्फ 12% थी और अब 25% पहुंच चुकी है। मुल्क में डॉलर की कीमत 181 थी, आज ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस करने लगी है। मुल्क में फैक्ट्रियां खुल रही थीं, अवाम को रोजगार के मौके मिल रहे थे। अब सब कुछ बंद हो रहा है और शहरी बेरोजगार। आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मरियम साहिबा बिल्कुल अवाम मुजरिमों को पहचानते हैं और खूब पहचानते हैं। मखदूम साहब को इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।